बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर चैप्टर नंबर 10, अंडरस्टैंडिंग वर्क टीम्स। लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था और इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हमने स्टडी किया था। उनको हम एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं कि हम किन कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके हैं और आज हमने किस टॉपिक पे जाना है। वर्क टीम्स के हवाले से हम बात कर रहे थे। हमने सबसे पहले जो है वर्क ग्रुप को पढ़ा कि वर्क ग्रुप क्या होता है और वर्क टीम क्या होता है, इनमें फ़र्क क्या होता है, इसको हमने स्टडी किया। उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप्स जो हैं टीम्स की उनको डिस्कस किया, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम है, सेल्फ मैनेज वर्क टीम्स हैं, उसके बाद आपकी क्रॉस फंक्शनल टीम्स आती हैं और वर्चुअल टीम्स। इन चार किस्म की टीम्स को हमने जो है वो डिस्कस किया। आज जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं वो आपका क्रिएटिंग इफ़ेक्टिव टीम्स के हवाले से है कि आप किस तरह से जो है एक इफ़ेक्टिव टीम को बना सकते हैं। ये कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसे चीज़ें हैं जिनके ज़रिए से आप जो है आपकी टीम इफ़ेक्टिव हो सकती है, ठीक है। या फिर अगर आपके सामने कोई टीम है तो अगर आपने ये जानना हो कि टीम इफ़ेक्टिव है या नहीं है, या वर्क कर रही कि ये नहीं, तो फिर कौन से पैरामीटर्स ऐसे होंगे जिनके ज़रिए से आप ये जानेंगे कि आया कि ये टीम जो है इफ़ेक्टिवली वर्क कर रही है, नहीं कर रही, आया कि इसमें इसको मज़ीद सक्सेसफुल या मज़ीद गोल अचीविंग बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक डायग्राम आपको शो हो रही है, एक स्केच बनाया हुआ उसने, इसको मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। ये बेसिकली जो है ना इफेक्टिवनेस मॉडल है, टीम इफेक्टिवनेस मॉडल, ठीक है। कि टीम के अंदर जो है वो इफेक्टिवनेस कैसे आती है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। सबसे पहले हम कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहला कॉन्टेक्स्ट है, उसके बाद कंपोजिशन है और प्रोसेस है, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं एडिकेट रिसोर्सेज की। आया कि आपके पास इनफ रिसोर्सेज हैं अवेलेबल, इसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे बाद में। फिलहाल जस्ट इसकी हेडिंग्स पढ़ते हैं। एडुकेटेड रिसोर्स आपके पास हैं। लीडरशिप एंड स्ट्रक्चर, क्या आपकी लीडरशिप जो है वो सही तरीके से हो रही, को स्ट्रक्चर बना हुआ आपका। क्लाइमेट ऑफ ट्रस्ट, यानी कि लोग आपस में एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं या लीडर अपने एम्प्लॉयज़ पर ट्रस्ट करता है। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रिवॉर्ड सिस्टम, इससे मुराद है कि आप जब एम्प्लॉयज़ वर्क कर लेते हैं टीम के अंदर तो उनकी वैल्यूशन जो उन्होंने परफॉर्म किया था, क्या उसकी परफॉर्मेंस वैल्यूशन होती है, आया कि इंडिविजुअल की होती है या ग्रुप पूरे की इकट्ठी होती है। उनको रिवॉर्ड हम कैसे देते हैं, इंडिविजुअल को देते हैं या ग्रुप पूरे को देते हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। और उसके बाद कंपोजिशन की बात करते हैं। कंपोजिशन में आपकी आ जाती है एबिलिटीज़ ऑफ मेंबर्स, ठीक है, कि कंपोज किस तरह से किया जाएगा, टीम को किस तरह से बनाया जाएगा। एबिलिटीज़ ऑफ मेंबर्स को देखा जाएगा, ठीक है। मेंबर्स की पर्सनैलिटी को देखा जाएगा। हम एक चैप्टर पहले पढ़ के आ चुके हैं इसी बुक में, पर्सनैलिटी के हवाले से बिग 5 जो पर्सनैलिटी मॉडल भी आपने डिस्कस किया था। पर्सनैलिटीज़ का बहुत रोल होता है टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर, ठीक है। हर बंदे की अपनी पर्सनैलिटी होती है, इसको भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद एलोकेटिंग रोल्स, किस बंदे को क्या रोल देना है। और डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के लोग जो हैं, मुख्तलिफ़ स्किल्स रखने वाले, मुख्तलिफ़ बैकग्राउंड रखने वालों की आप टीम बनाते हैं, ठीक है, ताकि एक लर्निंग इन्वायरमेंट बन सके। साइज़ ऑफ टीम, कितने नंबर ऑफ़ मेंबर्स होने चाहिए आपकी टीम के अंदर। और मेंबर फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। और मेंबर को चेंज करने के हवाले से, या फिर मेंबर प्रेफरेंस, मेंबर की प्रेफरेंस भी हम जानें कि आया कि मेंबर टीम में काम करना पसंद करता भी है या नहीं करता, और या वो इंडिविजुअल काम करना पसंद करता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। ये आज हम इन दो टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे, कॉन्टेक्स्ट और कंपोजिशन के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट में हम जो है प्रोसेस के ऊपर बात करेंगे लास्ट में। तो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट पर जाते हैं। कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहले हमने पढ़ा था जी एडुकेट रिसोर्सेज, ठीक है। आपके पास आया कि एडुकेट रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आपने टीम तो बना ली, अगर आपके पास एडुकेट रिसोर्सेज नहीं है, यानी कि काफ़ी रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है, काम करने के लिए, तो टीम जिस मकसद के लिए बनाई गई है ना वो मकसद पूरा नहीं होगा आपका, ठीक है। वो एडुकेट रिसोर्सेज कौन से हो सकते हैं, वो आपकी टाइमली इंफॉर्मेशन हो सकती है, वो प्रॉपर इक्विपमेंट का मिलना हो सकता है, वो एडुकेट स्टाफिंग हो सकती है, इंकरेजमेंट हो सकती है, और एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस हो सकती है। अगर इस तरह के रिसोर्सेज आपके पास सारे अवेलेबल हैं तो आप जो है इफ़ेक्टिवली जो है जॉब को परफॉर्म कर सकते हैं। टीम की जो एबिलिटी है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर उसके पास तमाम रिसोर्सेज जो नेसेसरी रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे,
तो वो गोल को अचीव करने में उसके लिए आसानी होगी, इफेक्टिवली वर्क कर सकती है। इसको कहते हैं जी एडिकेट रिसोर्सेज, इनका होना ज़रूरी है अगर आप एक सक्सेसफुल टीम को बनाना चाहते हैं। उसके बाद लीडरशिप एंड स्ट्रक्चर से मुराद क्या है कि द टीम्स कांट फंक्शन इफ दे कांट एग्री ऑन हु इज टू डू व्हाट एंड इंश्योर ऑल मेंबर्स शेयर द वर्कलोड। अगर आप एक स्ट्रक्चर नहीं ना बनाएंगे तो कोई लीडरशिप नहीं होगी, तो फिर टीम्स चल नहीं सकती। फॉर एग्जांपल टीम में अगर 5 बंदे हैं तो आप जो है एक दो बंदों पे आपने सारा का सारा लोड डाला हुआ है, ठीक है, बाकी 3 बंदे जो है फ्रीली फिर रहे हैं, तो इस तरह से टीम का मज़ा नहीं आएगा। जो बाकी 3 लोग हैं वो तो आराम से इंजॉय कर रहे हैं, और जो 2 लोग काम कर रहे हैं जिन पे सारा बर्डन डाला हुआ है, वो लोग इस चीज़ को फील करेंगे और वो फिर इफेक्टिवली वर्क नहीं करेंगे, और वो थ्रेट बन सकते हैं फिर आपकी गोल की हवाले से, ठीक है। तो काम का जो वर्कलोड है वो इक्वल डिवाइड होना चाहिए तमाम मेंबर्स के ऊपर उनकी स्किल्स के मुताबिक, और उनको जो है लीड करने वाला भी कोई बंदा होना चाहिए, ठीक है। अगर उनको कोई बंदा लीड करेगा, डायरेक्शंस प्रोवाइड करेगा, इक्वल लोड सबके ऊपर जो है वो डिवाइड करेगा, और लोग जो है, जो मेंबर्स जो है उसको एक्सेप्ट भी करें, उसको एग्री भी करें, ठीक है, एग्री भी करें, देन जाके जो है आपका काम सेट हो सकता है और आपकी जो स्ट्रक्चर मेंटेन हो सकता है। अगर आपका अच्छा स्ट्रक्चर होगा टीम का, अच्छी लीडरशिप होगी, तो ये टीम की सक्सेस जो है इससे यकीनी बनाई जा सकती है, ठीक है। इसी वाले से नेक्स्ट हम बात करते हैं जी इसके ऊपर, क्लाइमेट ऑफ ट्रस्ट के ऊपर, ठीक है। ट्रस्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि होना ज़रूरी है। जब आपने एक बंदे को मौका दिया है कि वो आपकी टीम में आके काम करे, तो यू हैव टू ट्रस्ट ऑन दैट पर्सन। आप उसको, आपको उस पर ट्रस्ट करना पड़ेगा, उस पर बिलीव करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप उस बंदे पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं जिसको आपने टीम में मौका दिया कि भाई तुम्हारा काम ये है, तो आपने उस पर ट्रस्ट करना है। ट्रस्ट अगर आप करेंगे तो अगले अगले अगला जो बंदा है वो इस चीज़ को पॉजिटिवली लेगा, ये पॉजिटिवली वो इस चीज़ को फील करेगा कि उस पर ट्रस्ट किया जा रहा है, ठीक है, और वो अच्छे तरीके से काम करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप एक वॉच डॉग बन जाएंगे, एक मतलब ऐसे सख्त किस्म के सुपरवाइजर बन जाएंगे, सख्त किस्म के लीडर बन जाएंगे, हर टाइम उसकी एक एक हरकत को जो है आप नोट करेंगे, ठीक है, तो ये चीज़ उसको बुरी लगेगी। तो आपको ट्रस्ट डेवलप करना है, इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट को जनरेट नहीं करना है, मतलब कि जो मेंबर्स हैं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर भी ट्रस्ट करें, ठीक है, मेंबर्स अपने लीडर के ऊपर भी ट्रस्ट करें, और लीडर जो है अपने मेंबर्स के ऊपर भी ट्रस्ट करें, ठीक है। इस तरह से अगर आप एक दूसरे पर जब ट्रस्ट किया जाएगा ना, तो फिर काम भी सही तरीके से लिया जा सकता है, ठीक है, और काम हो भी जाएगा, ठीक है। सबको आपको एक फील करवाना है कि वो इम्पोर्टेंट है इस टीम के लिए, ठीक है। अगर आप जो है 4-5 बंदे टीम में, 4 बंदों के ऊपर आपकी कोई नज़र नहीं है, लेकिन एक बंदा जो है उसके पीछे आप ऐसे लगे जैसे उससे कोई मतलब दुश्मनी है आपकी, उस पर ऐसी नज़र रखी हुई है, तो ये चीज़ उस बंदे को फील हो सकती है, और हो सकता है कि वो इस हवाले से वो मतलब नेगेटिव इसके कॉन्सिक्वेंसेज हों, इसका नेगेटिव रिजल्ट निकले, वो कॉपरेट फिर ना करे आपके साथ, ठीक है, उसका बिहेवियर चेंज हो जाए। तो इस चीज़ से भी बचना चाहिए, हमें ट्रस्ट करना है। अगर हम मेंबर्स को आपस में भी एक दूसरे पर ट्रस्ट करना है, अगर एक सक्सेसफुल टीम जो है बनाने की ख्वाहिश है लीडर की, ठीक है, तो लीडर को इस तरह से माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद इम्पॉर्टेंट एक चीज़ आती है, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन एंड रिवॉर्ड सिस्टम, ठीक है। अक्सर देखा गया है कि मतलब जब टीम में लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे एक सवाल, एक क्वेश्चन राइज होता है कि आया कि अब जो परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाएगा, आया कि वो पूरे ग्रुप की या पूरी टीम की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाए और उनको फिर जो है इंसेंटिव्स दिए जाएं, ठीक है, या फिर जो इंडिविजुअल की जो परफॉर्मेंस है उसको इवेल्युएट करके इंडिविजुअल को जो तोहफे वगैरह दिए जाएं, ठीक है। तो जाहिर बात है इसमें रिसर्च ये कहती है कि आपको जो है ना इंडिविजुअल की बजाय, ठीक है, पुरानी जो ट्रेडिशन है, पुरानी जो रिवायात हैं वो यही है कि इंडिविजुअल के ऊपर आप फोकस करें, जिस बंदे ने काम किया उसको आप रिवॉर्ड दें, ठीक है। लेकिन इससे टीम बनाने का फिर मकसद क्या हुआ, आप सबसे जो है अलग अलग काम करवा लेते हैं। जब आपने हर बंदे को टीम का मेंबर बनाया, ठीक है, टीम का हिस्सा बनाया, तो टीम में जो है आपको उसको ओवरऑल जो जो आपकी न्यू रिसर्च है वो इसके मुताबिक जो है आपको ओवरऑल सबको जो है मतलब ग्रुप में जो है या टीम की सूरत में जो है रिवॉर्ड देना चाहिए, टीम की सूरत में अप्रेजल करनी चाहिए, उनकी तारीफ करनी चाहिए कि सब ने मिलकर अच्छा काम किया, ठीक है।
क्योंकि सबको इक्वल टास्क दिए जाएँ, ठीक है? सबसे इक्वल काम लिया जाए, इक्वल टास्क दिए जाएँ और सबको जो है आपस जब एट द एंड ऑफ वो गोल को अचीव कर लें, तो उसमें सबकी कंट्रीब्यूशन को हाइलाइट किया जाए, ठीक है? ऐसा ना हो कि आप एक बंदे की कंट्रीब्यूशन को हाइलाइट कर दें, उसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करके उसको आप अलग से रिवॉर्ड दें, ठीक है? तो इस तरह से बाकी लोग जो हैं वो इस चीज़ को नेगेटिव ले सकते हैं, नेगेटिव नेगेटिव परसेप्शन उनकी हो सकती है और वो आइंदा से जो है फिर इस तरीके से काम भी नहीं करेंगे। तो जब टीम बना दी है आपने, तो उस सूरत हाल में आपको फिर टीम को ही मतलब लेके चलना है। हर जगह पर आपको ओवरऑल सबको देखना पड़ेगा। ओवरऑल आपको परफॉर्मेंस वैल्यूएशन करनी है। इंडिविजुअल भी कर लें, लेकिन ओवरऑल भी करें। ओवरऑल भी करें और रिवॉर्ड सिस्टम जो है आपको ओवरऑल देना पड़ेगा, ठीक है? मुख्तलिफ कंपनीज़ में मुख्तलिफ प्रैक्टिसेस चल रही हैं। कहीं पे टीम्स बना के भी इंडिविजुअल को जो है रिवॉर्ड दिया जाता है, कहीं पे जो है टीम्स को दिया जाता है। लेकिन जो रिजल्ट्स को हमने देखना है ना, पॉजिटिव आउटकम उसी वक़्त आ सकते हैं जब आप जो है ओवरऑल सबको रिवॉर्ड दें या ओवरऑल सबकी वैल्यूएशन करें। अगर आप इंडिविजुअल के पीछे चले जाएँगे, तो फिर बाकी लोग जो है इस चीज़ को बुरा फ़ील करेंगे और जो है नेक्स्ट जो है आपके लिए टीम इस तरह से बनाना और लोगों से काम लेना मुश्किल हो सकता है, ठीक है? तो परफॉर्मेंस वैल्यूएशन, रिवार्ड सिस्टम को बेहतर करना चाहिए अगर आप एक सक्सेसफुल टीम बनाना चाहते हैं। आप उनके ओवरऑल जो है सबके लिए आपको सबको इकट्ठा जो रिवॉर्ड दें, ठीक है? सबकी इकट्ठी जो है आप इवैल्यूएशन करें। ठीक है? तब आप सक्सेसफुल टीम बना सकते हैं, ठीक है? और उससे गोल अचीव करवा सकते हैं। रिवॉर्ड द एंटायर ग्रुप फॉर पॉजिटिव आउटकम, उसने खुद बताया कि आप रिवॉर्ड दें एंटायर ग्रुप को पॉजिटिव आउटकम अगर आप चाहते हैं, ठीक है? इस तरह से लोगों में आपस में जो इख्तलाफात नहीं पैदा होंगे, ये भी एक चीज़ है। तो ये तो था कॉन्टेक्स्ट के हवाले से हमने टीम की इफेक्टिवनेस को स्टडी किया। अब टीम को हमने बनाना है, ठीक है? उस टीम को कंपोज़ करने के लिए, कंपोज़िशन के लिए हमें जो है क्या-क्या, किन-किन फैक्टर्स को देखना पड़ेगा। अब टीम की कंपोज़िशन से मुराद पता क्या है? कंपोज़िशन से मुराद जो है बेसिकली कंपोज़िशन कैटेगरी, इसमें कुछ चीज़ें इंक्लूड हैं, ठीक है? कुछ फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं जैसे कि आपकी टीम जो है उसको किस तरह से स्टाफिंग होनी चाहिए, उसकी मेंबर्स की एबिलिटी क्या होनी चाहिए, ठीक है? और मेंबर्स को कौन से आप रोल देंगे, ठीक है? डाइवर्सिटी के हवाले से हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है? टीम का साइज़ क्या होगा? मेंबर की अपनी प्रेफ़रेंस क्या है? क्या है कि वो इंडिविजुअल काम करना चाहता है या टीम में काम करना चाहता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो है टीम की कंपोज़िशन में आती हैं, टीम को बनाने के हवाले से इन फैक्टर्स को हम स्टडी करते हैं जब टीम को कंपोज़ करना होता है। जब हमने टीम की कंपोज़िशन करनी है, बनाना है टीम को, तो उस वक़्त हमें देखना पड़ेगा एबिलिटीज़ ऑफ मेंबर। हाँ, आपको टीम बनाने के लिए जो है कौन से मेंबर्स चाहिए और उनकी क्या एबिलिटीज़ होनी चाहिए, क्या उनका नॉलेज होना चाहिए, ठीक है? पार्ट ऑफ टीम परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन द नॉलेज, ठीक है? आपको कौन से नॉलेज वाला बंदा चाहिए, आपको कौन से स्किल्स वाला बंदा चाहिए, कौन सी एबिलिटीज़ वाले बंदे चाहिए, ठीक है? जिनके जिनके ज़रिए से आप एक टीम बनाने जा रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आपको मेंबर्स की एबिलिटीज़ को देखना होगा। अगर आप अच्छी एबिलिटीज़, अच्छे नॉलेज और अच्छी स्किल्स वाले बंदों को अपनी टीम में इंक्लूड करेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है, आपकी टीम जो है अच्छे तरीके से काम करेगी और आपकी टीम की इफेक्टिवनेस जो है वो भी बढ़ जाएगी और सक्सेस की तरफ जाएगी और जिस गोल के लिए बनाई जा रही है, वो गोल भी अचीव हो जाएगा। इसके साथ-साथ हम जो है ये भी देखेंगे कि जो पर्सनैलिटी है, ठीक है? बंदे की वो क्या है? पर्सनैलिटी बहुत मैटर करती है। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि हर बंदे की पर्सनैलिटी अपनी होती है। कोई नेगेटिव पर्सनैलिटी का मालिक होता है, कोई पॉजिटिव पर्सनैलिटी का मालिक होता है। हर बंदे की नेचर अपनी होती है। बिग 5 मॉडल भी हमने इसमें डिस्कस किया था, पर्सनैलिटी किस-किस तरीके से हो सकती है, ठीक है? तो पर्सनैलिटी के हवाले से बहुत चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी पड़ेगी। बाज़ औक़ात जो लोग हैं ना, वो ऑर्डर को पसंद नहीं करते। आप टीम में 5 बंदों की आपने टीम बना ली है। आपने एक ऑर्डर दिया, ठीक है? एज़ अ लीडर आपने एक डायरेक्शन दी है, ऑर्डर दिया है। अगला बंदा उससे इख्तिलाफ़ कर रहा है, ठीक है? तो जब वो इख्तिलाफ़ करेगा ना, उसकी पर्सनैलिटी ये है कि उसने ऑर्डर रिसीव करना है लेकिन उसको मानना नहीं है, ठीक है? उसकी नेचर ऐसी है। तो वो मतलब टीम में खलल पैदा करेगा, टीम के काम में रुकावट पैदा करेगा और आपको पता है कि अगर एक भी जैसे कि फलों की अगर हम बात करते हैं, ठीक है? एक भी अनार अगर ख़राब है, तो सारे अनारों को वो ख़राब कर देगा। एक भी अगर सेब ख़राब है, तो सारे टोकरी जो है उसको बंच को सारे को ख़राब कर देगा वो, ठीक है? तो एक चीज़ एक भी अगर बंदा इस तरह का हो ना, जो कि मतलब एग्री ना करता हो चीज़ों से, जो भी उसको काम कहा जाए आगे से अपने इख्तलाफ़ात को उभारे, ठीक है? कॉन्फ्लिक्ट करे हर चीज़ के ऊपर, राज़ी ना हो, ठीक है? तो इस तरह से जो बंदे होते हैं ना, वो टीम के अंदर नहीं रहने चाहिए। आपको ऐसी पर्सनैलिटी वाले बंदे टीम के अंदर रखने जो कि बात से एग्री करें, ठीक है? तभी आप उनसे काम ले सकते हैं। ऐसा कोई बंदा भी आप टीम में ना रखें
जिनके बारे में आपको शक है, यार इसको अगर कोई काम कहेंगे ना, इसने काम करना कोई नहीं है, ठीक है। और ये आगे से अपनी मतलब झाड़ेगा, अपनी मतलब कहानी सुनानी शुरू कर देगा और बात को मानेगा नहीं। तो ऐसे बंदों को टीम में कभी ना रखें। टीम में सिर्फ वही बंदे रखें जिनको आप डायरेक्शन दें और वो आपके हुक्म पे काम करें, ठीक है। अब देख, जैसे कि पाकिस्तान फौज की अगर हम बात करते हैं, पाकिस्तान फौज कभी भी सबक ये सिखाती है, यस नो, ठीक है। पाकिस्तान फौज में जो फौजियों को सबक सिखाया जाता है ना, वो दो लफ्ज़ ही हैं, यस या नो, ठीक है। तीसरी बात कोई नहीं है, या यस होगा या नो होगा, ठीक है। तो वहाँ पे जब उनको ऑर्डर्स दिए जाते हैं तो वो यस सर, जी सर, राइट सर, इससे इससे बाहर नहीं जाते, ठीक है। और अगर जहाँ पे जवाब देना हो तो नो, वहाँ नो डायरेक्ट जवाब दिया था, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो वहाँ पे ऑर्डर चलता है। अगर आर्मी जो है वो मतलब सिपाही जो है अगर इख्तलाफ करना शुरू कर दे, अपने जनरल की बात ना माने, ठीक है, अपने जो ब्रिगेडियर है कर्नल उसकी बात ना माने, तो क्या इस तरह से सिक्योरिटी हो सकती है? सिक्योरिटी के मामला चल सकते हैं? कभी नहीं चल सकते। सरहदों पे, बॉर्डर्स पे कंट्रोल नहीं किया जा सकता किसी चीज़ को, जब आगे से मतलब जो आपका एम्प्लॉई है, ये जो बात मानने वाला बात ना माने। तो टीम भी इस तरह से, या टीम भी ऐसी बनाए कि जिसमें जो लोग हैं वो बात मानने वाले हों, एग्री करने वाले हों। डिसएग्री करने वाला एक भी बंदा होगा ना, वो बाकी लोगों को भी ख़राब करेगा और आपकी टीम का जो मकसद है वो पूरा नहीं हो सकेगा। जैसे मैंने मिसाल दी है कि एक भी अगर ख़राब से वरना सारों को ख़राब कर देगा। तो पर्सनैलिटी बहुत मैटर करती है, इसको भी देखना चाहिए कि आप किस पर्सनैलिटी के मालिक लोगों को टीम में जो है लेकर के आ रहे हैं। उसके बाद एलोकेशन ऑफ रोल्स की हम बात करते हैं। आपने रोल्स जो है कौन कौन से जो है वो देने हैं उन लोगों को, ठीक है। तो जो रोल जिसको सूट करता है उसी को दिया जाए, ठीक है। उसकी स्किल्स के मुताबिक, उसके एबिलिटीज़ के मुताबिक, उसकी नॉलेज के मुताबिक जो है जो रोल जिसका बनता है उसी को देना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्केच है आपके पास, की रोल्स ऑफ टीम्स, ठीक है। डिफरेंट किस्म के रोल्स हैं आपके पास। लिंकर का रोल है, ठीक है। लिंकर का रोल है आपके पास कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेट, ठीक है, कोऑर्डिनेशन करेगा लोगों के साथ। क्रिएटर जो है वो नए आइडियाज़ को क्रिएट करेगा। प्रमोटर जो है वो उन्हीं आइडियाज़ को आगे प्रमोट करेगा। असेसर जो है वो हर ऑप्शन को देखेगा, हर ऑप्शन के इनसाइट्स को देखेगा कि इसको उसको एनालाइज करेगा ऑप्शन को, कि ऑप्शन ठीक है या नहीं ठीक है इस एनवायरनमेंट में। ऑर्गेनाइजर क्या करेगा? एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, ठीक है, किसी भी प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए। प्रोड्यूसर क्या करेगा? प्रोवाइड करे, डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा कि वर्क फ्लो काम किस तरह से किया जाए, ठीक है, उसके लिए डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। कंट्रोलर क्या करेगा? चीज़ों को एग्जामिन करेगा, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को इन्फोर्स करेगा, अप्लाई करेगा, डिसिप्लिन को मेंटेन करेगा, चीज़ों को एग्जामिन करेगा, मॉनिटर करेगा। और मेंटेनर क्या होता है जी? वो एक्सटर्नल जो मतलब चीज़ें होती हैं उनको कंट्रोल करता है। एक्सटर्नल जो बैटल्स हैं, जो बाहर के जो मामला अगर ख़राब हो रहे हैं तो उन चीज़ों को मेंटेन करेगा, ठीक है। मतलब कि टीम को ऐसा काम ना करे जैसे बाकी दूसरी टीम्स को नुकसान हो रहा हो, कि बाकी लोगों के इंटरेस्ट के खिलाफ वो चीज़ जा रही हो, तो वो उसके लिए मेंटेनर भी होना चाहिए। एडवाइज़र क्या होता है? उसने एडवाइस करना, इनकरेज करना, ठीक है, कि मोर इन्फॉर्मेशन के हवाले से जो है वो चीज़ों पर काम करेगा। तो ये डिफरेंट किस्म के रोल्स हैं टीम में। आपने हर बंदे को उसकी स्किल्स, उसके नॉलेज और उसकी एबिलिटी के मुताबिक जो है उसको कोई ना कोई रोल आपने देना है, ठीक है। तो ये आपने जज करना है कि कौन बंदा किस कैलिबर का है, उसके मुताबिक उसको रोल दिया जाए। अदरवाइज़ आप जो है अगर गलत रोल दे देंगे उस बंदे को तो वहाँ सही परफॉर्म नहीं कर पाएगा और आपकी टीम बनाने का मकसद जो है वो पूरा नहीं हो सकेगा, ठीक है। तो सही तरीके से रोल्स दिए जाएँ और इक्वली सबसे काम लिया जाए। ऐसा ना हो किसी से ज़्यादा काम लिया जा रहा है, किसी से कम काम लिया जा रहा है। लीडर जो है वो सबसे इक्वली काम ले ताकि लोगों के आपस में जो इख्तलाफात है वो भी ना उभरें, ठीक है। और सबको रिवॉर्ड भी इकट्ठा किया जाए। उसके बाद डाइवर्सिटी ऑफ मेंबर से मुराद क्या है? डाइवर्सिटी मेंबर से मुराद है कि आपने डिफरेंट जो इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले या डिफरेंट डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले बात कर सकते हैं, या डिफरेंट जेंडर वाइज मेल फीमेल को आप जो है मिला सकते हैं टीम में, ठीक है। डिफरेंट ज़ात से, डिफरेंट एजुकेशनल लेवल से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को आप जो है एक टीम के अंदर शामिल करके जो है एक टीम बना सकते हैं, ठीक है। इसको हम डाइवर्सिटी ऑफ मेंबर्स कहते हैं कि जिनकी डिफरेंट एबिलिटीज़ हैं, डिफरेंट नॉलेज के मालिक हैं, डिफरेंट ज़ात है और मुख्तलिफ उनके एजुकेशनल लेवल्स हैं, ठीक है, डिफरेंट एज के लोग हैं, उनको आप मिला सकते हैं। तो इस तरह से एक ना एक आपका लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है जब आप डाइवर्सिटी को लेकर के आते हैं। सब लोगों को एक दूसरे से सीखने का मौका मिलता है और टीम इफेक्टिवली वर्क भी करती है इस तरीके से। उसके बाद साइज़ ऑफ टीम की हम बात करते हैं जी। साइज़ ऑफ टीम से मुराद क्या है? कि हम मैम जो टीम के अंदर जो बंदे हैं वो कितने के होने चाहिए? 5 से 9 तक जो है वो एक जनरली स्पीकिंग उन्होंने कहा है कि 5 से 9 तक जो है बंदे होने चाहिए। और जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये भी कहते हैं कि आप कम से कम बंदे जो है टीम में रखें
और सिर्फ वही बंदे रखें जो कि मतलब टास्क को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। कोई ऐसा वैसा बंदा टीम में ना रखें जो आपको लगता है कि वो लेज़ी है या वो काम टाइम पे नहीं कर सकता या वो इफेक्टिवनेस शो नहीं कर सकता। मिनिमम लोग रखें जब आप मिनिमम लोग रखेंगे ना टीम के अंदर, ठीक है, जो मतलब काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं और गोल को अचीव भी कर सकते हैं, तो फिर जो उनकी आपस में जो कोऑर्डिनेशन है वो भी आसान होगी। अगर हम 9 बंदे रख लेंगे, आप 8-9 बंदे रखेंगे, तो 8-9 बंदों के साथ जो कोऑर्डिनेशन होनी है, जितने लोग बढ़ते जाते हैं ना, फिर उनके साथ जो कोऑर्डिनेशन है उसमें उसमें भी प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम इंक्रीज होती है। जितने लोग बढ़ाते जाएंगे आप, उनके साथ कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आएगी। जितने लोग कम रखेंगे आप, तो कोऑर्डिनेशन, उनके साथ कन्वर्सेशन करना, उनके साथ मीटिंग करना आसान होगा। ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन अगर आपने पहुंचानी, एक दूसरे को दे रहा है, दूसरा तीसरे को दे रहा है, तीसरा चौथे को दे रहा है, वो एंड पे जब बात पहुंचती है ना, वो बात बिल्कुल मुख्तलिफ होती है जो ओरिजिनल से। ठीक है, तो जितने कम लोग रखेंगे उतना ही टीम फ़ायदा है। और यही एक्सपर्ट्स की सजेशन है कि कम से कम बंदे रखे जाएं जो कि सारे के सारे टास्क को परफॉर्म कर लें ताकि जो हमें कोऑर्डिनेशन के हवाले से प्रॉब्लम्स हैं वो फेस ना करनी पड़े। लास्ट में हम बात करते हैं जी मेंबर प्रेफरेंस की। अब मेंबर से ये भी जान लेना चाहिए कि मेंबर आया कि टीम में काम करने के लिए वो जो है राजी भी है कि नहीं। बास लोग टीम में काम करना पसंद नहीं करते, ठीक है, आप ज़बरदस्ती ऐसे लोगों को टीम में नहीं ला सकते। आप जो है इंडिविजुअल मेंबर की जो सेटिस्फेक्शन है उसको भी आपने मेंटेन करके रखना है। आप अपने एम्प्लॉय की देखें, प्रेफरेंस देखें, आया कि वो इंडिविजुअली सही काम करता है या लोगों के साथ मिल के सही काम करता है। बाज़ जैसे बच्चे इंडिविजुअली स्टडी करते हैं वो अच्छा रिजल्ट देते हैं, बाज़ बच्चे ग्रुप स्टडी करते हैं जो अच्छा रिजल्ट देते हैं। हर बंदे की अपनी प्रेफरेंस है। तो मेंबर की प्रेफरेंस को भी, यानी कि एम्प्लॉयज़ की प्रेफरेंस को भी जानना चाहिए कि वो टीम के अंदर सही तरीके से काम कर सकते हैं या फिर वो जो अलोन वर्क जो है वो सही तरीके से कर सकते हैं। तो ऐसे बंदों से पूछ, अगर आपने टीम बनाई है तो उन बंदों से पूछ लिया जाए कि अगर कोई मतलब अलग टीम में नहीं रहना चाहता, ठीक है, ज़बरदस्ती ना की जाए, तो वो अलग हो सकता है, ठीक है, अलग जाके अपना काम कर ले, टीम से निकल सकता है। तो सिर्फ उन्हीं लोगों को रखें जो कि मतलब टीम में काम, हाँ, क्योंकि हर बंदा जो है ना वो इस कैलिबर का नहीं होता कि वो लोगों के साथ जो है वो मिलजुल के काम कर ले, ठीक है। बाज़ बात लोग जो हैं वो लोगों से मिलना पसंद नहीं करते, सोशल नहीं होते, जिनको हम बहुत ही मतलब अनसोशल किस्म के बंदे होते हैं, लोगों से मिलना भी पसंद नहीं करते, तो ऐसे लोग किसी के साथ मिल के काम भी नहीं कर सकते। तो टीम मेंबर जो हैं उनकी प्रेफ़रेंस को जान लेना चाहिए कि आया कि वो काम करने के लिए राज़ी हैं या नहीं हैं, ठीक है। ये भी अफ़ेक्ट करती है आपकी टीम की इफ़ेक्टिवनेस के ऊपर। अगर अब वो राज़ी नहीं है और फिर भी ज़बरदस्ती आप कर रहे हैं उनके साथ, तो ज़ाहिर-सी बात है वो इफ़ेक्टिवली रोल प्ले नहीं करेंगे और टीम जो है सक्सेसफुल नहीं होगी और जिस मकसद के लिए बनाई गई है, वो मकसद भी पूरा नहीं होगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़। नेक्स्ट हम इसमें जो इसका तीसरा पॉइंट है, टीम प्रोसेस जो है, प्रोसेस इसके हवाले से हम बात करेंगे, ठीक है। आज इस टॉपिक में अभी तक जो है हमने पढ़ा, इसमें अगर कोई मसला मसाइल है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।